हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नरेंद्र राजपूत। और मैं हूं नरेंद्र राजपूत। और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कभी जेजेपी की शान हुआ करते थे, लेकिन आज कांग्रेस की आन बान और शान है। तो हम आपका इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, नरेंद्र राठौर भाई साहब, आपका हरियाणा हलचल न्यूज़ चैनल में आपका बड़ा स्वागत है। और सभी मेरे विधानसभा की और प्रदेश की सम्मानित जनता का भी मैं हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने इतने कम समय में आपके इस चैनल को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया और ये आशीर्वाद जनता का बना रहे। भाई साहब, आज कुछ तीखे और मीठे सवाल लेकर आए हैं। जनता के भी हैं और हमारे भी हैं। जी प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। जी चारों तरफ बैनर लगे हुए हैं, रब्बू पवार हो रही है। जी ठीक है, तो क्या मानते हैं, जो विधानसभा जो चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, किस प्रकार की तैयारियां हैं और क्या कुछ मुद्दे लेके आ रहे हैं? देखो, प्रचार प्रसार जो हो रहा है ये जनता की छत्र छाया है, जनता की नजरें ठंडी। बिना जनता के, बिना भाइयों के, युवाओं के मातृ शक्ति के आशीर्वाद के बिना किसी का कोई प्रचार नहीं हो सकता। तो आज मेरे ऊपर भी मेरी विधानसभा के क्षेत्र की ठंडी नज़रें हैं और सभी युवा साथी और सभी मातृ शक्ति बहुत अच्छे से सम्मानित नज़रों से हमें देखती है। और जनता मुझे नहीं, जनता सभी कांग्रेस के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को ये चाह रही है कि सारे भाई एक होकर के प्रदेश में, हरियाणा में चौमुखी विकास के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का राज बना दो। सर, भाजपा की बात करें, जैसे चुनाव से पहले भाजपा ने लॉलीपॉप देना शुरू कर दिया है। जी, सरपंचों को 21 लाख रुपए तक की मंजूरी दिवा दी है। जी, और ये वही सरपंच है जो पहले खदेड़े गए थे, मारे गए थे, पीटे गए थे, जी, लाठीचार्ज इनके ऊपर किया गया था। जी, जी, क्या मानते हैं जी। कि ये एक जो 21 लाख की जो ग्रांट मंजूर की गई है, जी। 21 लाख तक सरपंच काम करवा सकते हैं, तो क्या ये सरपंचों के जख्मों को भरने के लिए? ये वही भाजपा है कि जब लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हार चुकी, तो लोकसभा चुनाव में हारने से पहले इन्हीं सरपंचों को, इन्हें हमारे सम्मानित सरपंचों को बेईमान और करप्ट की नजरों से देखती थी। आज उस भाजपा का नजरिया बदल दिया जनता ने, क्योंकि इनको 5 सीटों पे लाके खड़ा कर दिया। जो 10 सीटों के हुकार भरते थे और ये सेंटर में 400 सीटों के हुकार भरते थे, इनको मात्र इतना बनाया कि मात्र सरकार बना चुके हैं बड़े सहयोग से। भानुमति के कुनबे से जोड़ के तो सरकार बनाई है। पहले मोदी गारंटी, मोदी सरकार। आज आपने देखा होगा सरकार बनने को लगभग 1 महीना होने को है। आज 6 तारीख होगी, कल हो जाएगा। तो अब कोई बोलता है मोदी सरकार, अब सब बोलते हैं एनडीए सरकार। तो कहां चले गए वो मोदी, और कहां चले गए मोदी की गारंटी? मोदी को खुद की गारंटी नहीं है कि तेरी सरकार पूरे 5 साल चलेगी, नहीं चलेगी। रही बात सरपंचों को बुलाने की, सरपंचों पे मरहम लगाने की, ये वही सरपंच हैं जब अपना हक और अधिकार मांगने के लिए पंचकुला गए थे। और इनको इसी भाजपा की सरकार ने, निकम्मी सरकार ने, इन हमारे पंचायत का सरपंच बहुत बड़ा एक सम्मानित पद होता है, इन्हीं सरपंचों को इनकी पगड़ी के ऊपर लाठी लगाने का, लाठी मारने का काम किया था। इनको दौड़ा के पीटने का काम किया था। आज ये भाजपा वालों को जब पता चल गया कि मात्र 2 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो गांव में यही वही सरपंच कहेंगे कि जब आप हमें चंडीगढ़ और पंचकुला नहीं जाने देते, तो चंडीगढ़ पंचकुला वालों को हम गांव में कैसे घुसने देंगे? तो आज ये भाजपा तो अपने पिछले किए कर्म को, जो कुकर्म इन्होंने किए हैं, जो देश के सुशासन और प्रदेश के अंदर जो कुशासन किया है, उस कुशासन को ढकने की कोशिश कर रही है कि हम आज इनको 21 लाख रुपए का लालच दे देते हैं, 21 लाख रुपए का प्रलोभन दे देते हैं, ताकि ये यूं आए कि हमें 21 लाख रुपए तक तो बिना टेंडर के हो गए। क्या ये अब 21 लाख रुपए बिना टेंडर के कर दिए? तो टेंडर की भी प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है। कि टेंडर को मिनिमम डिस्प्ले का टाइम, ई टेंडरिंग के लिए अर्जेंसी अगर है तो 14 दिन का है, अगर अर्जेंसी नहीं है तो मिनिमम 21 डेज यू हैव टू डिस्प्ले ऑन ई टेंडर। तो 21 दिन डिस्प्ले रहेगा ई टेंडर के ऊपर वेबसाइट पे। उससे पहले उसकी अप्रूवल जाएंगी, फाइल जाएगी, डायरेक्टर पंचायत के पास प्रपोजल जाएगा। उससे पहले प्रपोजल लेने की परमिशन भी आपको चंडीगढ़ हेड ऑफिस से लेने पड़ेगी। तो मेरी प्रदेश के जो बेचारे भोले भाले जो सरपंच हैं, जो इतने सम्मानित सरपंच है, वो इनको 2 महीने इनको इस परमिशन लेने के चक्कर में उलझा दिया। ग्रांट कोई मिलेगी नहीं, क्योंकि 2 महीने जब इनको अप्रूवल आएगी, इनकी परमिशन आएगी, तब तक की कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगी। तो ये तो खाली एक मात्र ढकोसला है। अब जैसे आशावर्करों की बात करें, पीटीआई की बात करें, बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन वो भी एक समय था कि इनके धरना प्रदर्शन कभी बीजेपी सरकार में खत्म ही नहीं हुए। क्या मुझे आप नरेंद्र भाई साहब कोई ऐसा वर्ग बता सकते हो
जिसको भाजपा ने लूटा नहीं हो, जिसको भाजपा ने ठगा नहीं हो, जिसको भाजपा ने पीटा नहीं हो। अब ये सारे के सारे वर्ग एक होकर के इस भाजपा को हरियाणा सरकार से चलता करते हैं। एक फैमिली आईडी को लेकर भी लोगों को काफ़ी उलझा रखा था, चक्कर काट रहे थे, ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन अब सारी कंडीशन हटा दी गई हैं, ना तो उसमें मीटर बिल चाहिए, ना उसमें कोई आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, जाओ और एक OTP आएगा और फैमिली आईडी चेंज। ये सारा बदलाव क्या मानते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली आईडी की जो इन्होंने किस बेस पे पड़ी, पहली बात। दूसरी बात, आज से पहले भी हमारी फैमिलियां परिवार रहते थे, तो इन्होंने फैमिली आईडी बना करके अलग अलग घरों में भाई भाई को अलग करने का काम किया। इन्होंने सोशल, जो हमारा एक समाज, हमारा परिवार, हमारा ताना बाना होता था, उस सोशल ताने बाने को इस फैमिली आईडी के नाम से, पीपी के नाम से अलग अलग करने का काम किया। मैंने अपनी पीपीडी आईडी बना दी, मेरे भाई ने अलग पीपीडी आईडी बना दी, मेरे अंकल ने अलग बना दी। चक्कर में मतलब भाई भाइयों को अलग भाई भाइयों को भी अलग कर दिया, जनता को परेशान कर दिया। एक आदमी घर में ऐसा चाहिए जो सुबह फार्म लेकर के, बैग लेकर के और CSC सेंटर के ऊपर लाइन लगने का काम करे। क्या इससे पहले हमारे परिवार नहीं थे हरियाणा के अंदर? क्या इससे पहले लोगों को सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिलता था? हुड्डा साहब सरकार थी 10 साल की, क्या कभी पीपीपी की आईडी जरूरत पड़ी? आज हम कभी, जब किसान की फसल बोने की बात आती है, किसान को फसल उगाने की और बेचने की बात आती है, तो हमें उस टाइम अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि ये खेत मेरा ही है, ये खेत मैं ही जोतता हूँ। क्या इससे पहले हमारी सरकारें नहीं होती थी? तो ये तो सरकार ने, इसके पास, भाजपा सरकार के पास विकास नाम का कोई एजेंडा नहीं है, विकास नाम की इनके कोई ड्रीम नहीं है। इन्होंने अपने पहले भाईचारे को उलझाया, पहले आपसी भाइयों को लड़ाया, सरपंचों को पीटा, युवाओं को पीटा, पहलवानों को पीटा, आशा वर्कर्स हमारी बहन को पीटा। सब साथियों के साथ इन्होंने, ऐसा नहीं है जिसको इसने ठगा नहीं। सबसे जो घर की जो मेन चीज होती है वो होती है रसोई। आज की बात करें तो हम तो रसोई के ऊपर GST है। रसोई के ऊपर GST क्यों है? क्योंकि ये जितने भी भाजपा वाले जो लीडर्स हैं ना, ये बिना रसोइयों के चलते हैं। कैसे? ना योगी के घर है, ना मोदी के घर है, ना खट्टर के घर है, तो इनको पता ही नहीं परिवार कैसे चलता है, घर में क्या चीज की जरूरत पड़ती है। हमारी माँ बहन बेटियां होती हैं, उनको मासिक खर्च भी होता है, रसोई का खर्च भी होता है, महीने का खर्च भी होता है, बहन बेटियां आती हैं, उनको मान सम्मान के लिए भी होता है। तो ये इन चीजों को जानते नहीं, इसलिए हर चीज के ऊपर तो GST लगा दी। इन्होंने तो कलेक्शन चाहिए। क्या भाजपा से पूछे, आज देश के अंदर 150 करोड़ लोग इससे ये पूछने लग जाएं कल कि पूरे देश में भाजपा के इतने 5 स्टार होटल जैसे कार्यालय बन गए, इनके ऊपर GST लगी है कभी? ये प्रॉपर्टी का पैसा, ये एसेट्स, ये प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग बनी है, जो करोड़ों नहीं अरबों रुपए की एसेट्स बने, इसका फंडिंग, इसका पैसा कहां से आया? क्या कोई इसका एक्सप्लेन, कोई इसको जस्टिफाई कर सकता है? लेकिन नहीं, क्योंकि राज चल रहा है सरकार का, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको मारे उसको मारे, जिसको छोटे उसको छोटे। कर्मचारियों की जो इनकम है, जो पेंशन है जी, वो बंद की जा रही है। और यहाँ की एक बार विधायक का चुनाव लड़ दिया और आप हार गए, जीत के हार गए, तो उसको काफ़ी फंड मिलते हैं, उसकी सैलरी बंद नहीं होती। मैं वही कह रहा हूँ ना, सरकार ये नहीं सोच रही कि OPS स्कीम जो बंद कर दी, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको चालू करना चाहिए। ये महल बंगले बना दिए इन्होंने, हर ऑफिस, हर जिले में और हर ब्लॉक स्तर पे, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भाजपा के 5 स्टार होटल खुले हैं, होटल जैसे कार्यालय खुले हैं। ये पैसा क्या हम हमारे देश के कॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, शिक्षा सत्र को ऊंचा नहीं उठा सकते? क्या हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर सकते? जो एक कर्मचारी अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए अपने 60 साल तक सर्विस करता है, तो क्या उसको बुढ़ापा पेंशन नहीं चाहिए? आज हमारे परिवार बिखरते जा रहे हैं, बेटे बेटियां अलग होते जा रहे हैं, बुढ़ापा, माँ और बाप अकेले, घरों जो घर हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे देहात के अंदर, हमारे घर, हमारे बुजुर्ग आश्रम बनते जा रहे हैं, हमारे वृद्ध आश्रम बनते जा रहे हैं। क्यों? सबके बच्चे बाहर पढ़ के चले गए, तो जो गांव में जो घर हैं वो अब वृद्ध आश्रम के नाम से जाने लगे। बच्चा नहीं रहे, बेटे बेटियां बाहर हो गए, पोते पोतियां बाहर पढ़ने लगे, एजुकेशन का कंपटीशन चला हुआ है। तो क्या बुढ़ापा, जो बंदा 60 साल तक काम करके आता है, नौकरी करता है, उसके बेटे बाहर चले जाते, तो उसको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? उसको क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में नहीं आना चाहिए? हमारी प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह वादा किया है कि बुजुर्गों को 6,000 रुपये सम्मान के रूप में राशि भत्ता देंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता हो तो ये भी कहना है कि जो कांग्रेस अपने ही घर में एक नहीं रह सकती, तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी, कैसे लोग उसको विश्वास करेंगे? ऐसा नहीं है। अभी हाल ही का चुनाव देखा होगा आपने,
आरोप लगाना इनका नैतिक और इनकी आदत बन चुकी है, इनकी शुमारी बन चुकी है। अगर कांग्रेस एक नहीं होती तो क्या इतनी सीटें आ जाती सेंटर में? ये बोलते थे राहुल की एज की उम्र के हिसाब से आएंगे। आज देख लो, राहुल ने अभी 3 दिन पहले जब पार्लियामेंट में स्पीच चल रही थी तो राहुल को भाषण का जवाब देने के लिए माननीय मोदी जी ने 11 बार 12 बार बीच में पानी पिया है। ये वही मोदी थे, बोलता था राहुल और पप्पू बोलते थे। आज ये वही मोदी राहुल को राहुल जी के नाम से बोलने लगे हैं, क्योंकि देश की जनता राहुल जी के साथ होगी है। देश की जनता ने राहुल को जननायक बना दिया है। इन्होंने राहुल की इमेज को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया। जब हकीकत में राहुल जी आए जनता के बीच में तो लोगों को पता चला कि इसको तो बेचारे को वैसे बिना मतलब के बदनाम किया जा रहा है। मोदी जी के पास टाइम नहीं है, मोदी जी के पास ये बताने का टाइम नहीं है कि मैंने क्या किया। 10 साल मोदी जी ने क्या किया, क्या आपने विकास, आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुद्धिजीवी बैठते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन बैठते हैं, वो सवाल जवाब करते हैं, और मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। इधर बबीता फोगाट विधानसभा की तैयारी कर रही है जी, इधर राजेश मंत्री विधानसभा की तैयारी कर रहा है जी, और इधर हमारे पूर्व में मंत्री रहे सतपाल सांगवान जी, भी एक चेहरा है, पॉपुलर चेहरा है। जी। क्या मानते हैं कि टिकट कौन ले पाएगा? देखो, ये तो उसकी पार्टी का, संगठन का फैसला है, उनकी पार्टी का है। वो आपस में कौन किसको काटता है, कौन किसको टिकट दिलाता है, कौन किसके फेवर में जाता है, ये वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। हम जनता की बात कर रहे हैं सर। जैसे कईयों का सवाल है कि क्योंकि मंत्री जो सतपाल सांगवान है, पूर्व में मंत्री रहे, वो भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर ही भाजपा में गए हैं। जी, ये पार्टी आइकॉन भाजपा की देखेगी, इसमें हमारा कोई मैटर ही नहीं है। तो नेताजी, अपने मंत्री जी बताएंगे, सतपाल जी हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूजनीय हैं, लेकिन वो बताएंगे कि भाजपा उन पे विश्वास करती है या किसी और पे विश्वास करती है। बर्ड हल्का को लेकर क्या आप? बाढ़ हल्का हमारा बहुत अच्छा हल्का है। अभी कांग्रेस का भी अभी लोकसभा जो चुनाव था, बाढ़ हल्का ने सबसे ज्यादा भारी मतों से राव दान सिंह को बड़ी मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ जिताया है। 27,102 वोटों से जिताने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, दादरी और बारडा, जिस साथी को भी टिकट मिलेगी उस साथी को दोनों विधानसभाओं की जनता, सम्मानित युवा साथी भारी मतों से विजयी बनाएंगे और कांग्रेस का एमएलए बनाएंगे। यहाँ से क्या कोई चेहरा है, कौन सा चेहरा ऐसा है जो बारडा से आ सकता है? देखो, बारडा में सभी कार्यकर्ता, बारडा में भी हैं, दादरी में भी हैं, तो हर विधानसभा में हैं। और दूसरी बात, जितना कंपटीशन ज्यादा होगा, आज प्राइवेट युग है, प्राइवेट में जितना देखता होगा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आज बहुत ज्यादा कंपटीशन है। क्यों? उसकी सर्विसेज अच्छी होती हैं, इसलिए यहाँ पे जितना कंपटीशन होएगा उतने अच्छे निखार के कैंडिडेट्स आएंगे, अच्छा फिल्टर होकर के आएंगे। और जो पार्टी को लगेगा कि नॉन कंट्रोवर्सी चेहरा है, साफ सुथरा चेहरा है, बेदाग छवि है, जिसके शहर में अच्छी पकड़ हो, अच्छी मजबूती हो, व्यापारी वर्ग में अच्छा हो, पार्टी उसको टिकट दे और उसके साथ पूरी जनता और देश, अपने विधानसभा की जनता उसको भारी मतों से विजय बनाएगी और हम उसके साथ होंगे। जो होर्डिंग लगे हुए अपने 8 तारीख के कार्यक्रम की, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखो, प्रचार प्रसार का जमाना है और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदयभान जी, पीसीसी के अध्यक्ष हमारे, और बड़े भाई राव दान सिंह जी मुख्य रूप से इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो आज जैसे आईटी और सोशल मीडिया और जैसे प्रचार प्रसार करेंगे, तो हमने भी उसी क्रम में पूरे विधानसभा के अंदर, पूरे जिले में प्रचार प्रसार किया है, फ्लैक्स लगाए हैं, पार्टी की पब्लिसिटी की है, पार्टी के जो एजेंडाज हैं वो उसका बताने का काम किया है। तो उसी क्रम में हमने भी इस एक स्टेप को फॉलो किया है। कितने लोग पहुंचने का अनुमान है, क्या मानते हैं? हजारों लोग पहुंचे। लोगों में जोश है, जुनून है। मैं अभी गांव में दौरा करके आया हूं, तो लोगों में उत्साह उमड़ा पड़ा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी को सुनने के लिए, राव दान सिंह जी को सुनने के लिए लोगों में भारी जोश है। और लोग मन बना चुके हैं, प्रदेश की जनता आज कांग्रेस की सरकार बना चुकी है कि इस निकम्मी और भ्रष्ट और कुशासन से छुटकारा पाए और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अगुवाई में कैसे प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बने। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु कुमार थे और चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर हम बात लेकर आते रहेंगे। और अभी के लिए मुझे ये तक की दादरी से नरेंद्र राजपूत।